बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज ठुकराई हुई लड़की का कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने अपनी हालाते ज़िंदगी बता तो दी है, अब पता नहीं ये कहानी आपके मियार की है या नहीं, लेकिन एक बात बता दूं कि इस सच बयानी को हर कोई पसंद करेगा, इसलिए कि मेरी हालाते ज़िंदगी सबके लिए मशल रहा है। इससे बहुत लोगों को सबक हासिल होगा, बल्कि ये समझ ले कि हर एक के लिए ये एक सबक है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। उस रोज बाबा घर वापस आए तो उनका उतरा हुआ चेहरा और मरी हुई चाल देखकर मैं समझ गई कि वो खाली हाथ आए हैं। आज भी इन्हें काम नहीं मिला। इन्होंने एक नजर अम्मी पर डाली और कुछ कहे बगैर कमरे में चले गए। मैं उस वक्त बरामदे में बैठी छोटे भाइयों को पढ़ा रही थी। अम्मी ने पहले बाबा और फिर मुझे देखा और बोली, बेटी चाय का पानी रख दो, मैं ये तरपाई मुकम्मल कर लूँ, फिर रोटी डालती हूँ। ना जाने उन्होंने दिन में कुछ खाया भी है या नहीं, या यूं ही भूखे प्यासे बैठे रहे हैं। मुझे अम्मी की सादगी पर हंसी आ गई। जब काम ही नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाते। आजकल दाल रोटी भी 60-70 से कम में नहीं मिलती। हालांकि अम्मी कई बार बाबा से कह चुकी थी कि वो सुबह खाना साथ ले जाया करें। बाजार का खाना महंगा होता है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता, लेकिन बाबा हमेशा ये कहकर टाल देते कि इनका अपना कोई ठिकाना नहीं, दिन में कई बार जगह बदलना पड़ती है, वो खाने की पोटली लिए कहाँ फिरेंगे। वैसे भी अमलन ये मुमकिन नहीं था। हमारे घर में एक वक्त खाना पकता जिससे दोनों वक्त मुश्किल गुजारा होता था। बाबा के लिए कहाँ से बचता। इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इन्हें रोटी के साथ अंडों का आमलेट या सैंडविच बनाकर दिए जाते, इसलिए वो एक चाय की प्याली पीकर घर से निकल जाते और दिन भर भूखे प्यासे रहकर शाम को खाली हाथ वापिस आ जाते। अगर कभी छोटा मोटा काम मिल जाता तो हमारे घर 2-4 दिन चूल्हा जल जाता, वरना महीने के बाकी अयाम जिस तरह गुजरते थे इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे बाबा की हालत देखकर बहुत दुख होता। वो अभी 50 के भी नहीं हुए थे, लेकिन देखने में 70 से ज्यादा के लगते थे। बीमारी और परेशानियों ने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इनके कंधे ढलक गए थे और सर के बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। वो कई दिन शेव ना बनाते, जिसकी वजह से चेहरे पर वीरानी बरसती रहती थी। वो पेशे के एतबार से रंगसाज थे और ये फन इन्हें अपने बाप से विरसे में मिला था। अम्मी बताती हैं कि किसी जमाने में इनके नाम की बड़ी धूम थी। लोग दूर दूर से रहमत अली का पता पूछते हुए आते और इन्हें अपने साथ काम के लिए ले जाते। गोया कि उस वक्त भी हमारे घर में बहुत ज्यादा खुशहाली नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा महीने में 15-20 दिन मसरूफ रहते थे। इनके काम में बड़ी नफासत थी। एक बार जो इनसे काम करवाता वो दोबारा भी इन्हें ही बुलाया करता था, बल्कि अपने जानने वालों को भी इनसे काम करवाने के लिए कहा करता। फिर ना जाने क्या हुआ कि बाबा का काम रफ्ता रफ्ता कम होता चला गया। इसकी एक वजह तो इनकी बीमारी थी और दूसरी बढ़ती हुई महंगाई। इन्हें सांस का मर्ज लाहक हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि वो मास्क लगाकर काम किया करें, क्योंकि डिस्टेंपर और पेंट की बू इनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन इन्होंने डॉक्टर के मशवरे पर अमल नहीं किया। वो कहते थे कि मास्क लगाकर इनसे काम नहीं होता और इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकला कि बीमारी बढ़ती गई। वो 2 दिन काम पर जाते और 4 दिन घर में पड़े रहते। इसके अलावा इन्होंने बाकायदगी से इलाज भी नहीं करवाया। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ती तो डॉक्टर के पास चले जाते, वरना घरेलू टोटकों से ही बीमारी भगाने की कोशिश करते। इस बीमारी का नतीजा ये निकला कि इनकी जगह दूसरे कारीगरों ने ले ली, जो इनके मुकाबले में कम तजर्बाकार थे, लेकिन इन्हें काम पकड़ने का हुनर आता था। इनमें से ज्यादातर ने रंग की दुकान वालों से ताल्लुकात कायम कर रखे थे। वो सुबह सीधे दुकान पर आकर बैठ जाते और अगर कोई ग्राहक रंग साज की तलाश में दुकान पर आता
तो दुकानदार इन्हीं में से किसी एक को आगे कर देता। इसमें दोनों का फायदा होता। दुकानदार घटिया क्वालिटी का रंग फरोख्त करके अपना मुनाफा खड़ा कर लेता और इसमें से रंग साज को भी कमीशन देता। बाबा के भी कई दुकानदारों से तल्लुकात थे, लेकिन वो कभी इस खेल का हिस्सा नहीं बने। वो हमेशा ग्राहक को उस दुकान पर लेकर जाते जहां अच्छी क्वालिटी का माल मिलता। फिर वो दुकानदार से भाव ताव करके कीमत भी कम करवाते। इस तरह इसका मुनाफा कम हो जाता। इसमें से बाबा को कमीशन मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और ना ही वो इसके कायल थे। वो हमेशा ग्राहक का फायदा देखते थे। इसका नतीजा ये निकला कि दुकानदारों ने इन्हें मुंह लगाना छोड़ दिया। कुछ रंग साजों ने मकान बनाने वाले ठेकेदारों से गठ जोड़ कर रखा था। उन लोगों की अपनी टीम होती है जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और रंग साज वगैरह शामिल है। ठेकेदार इन्हीं लोगों से काम लेता है और इनसे अपना कमीशन वसूल कर लेता है। अम्मी ने बाबा को भी मशवरा दिया कि वो किसी ठेकेदार के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी को अपनी हक हलाल की कमाई में से हिस्सा नहीं दे सकते। इस नुकसान को पूरा करने के लिए इन्हें अपना मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा, जो ग्राहक के साथ ज्यादती होगी। बहुत से कारीगर अपने काम को बढ़ाने के लिए दौरे जदीद की सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के पास अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन है। इन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड छुपा रखे हैं। वो रोजाना शाम को ज़ेरे तमीर मकानों का चक्कर लगाते हैं और मालिक या ठेकेदार से मिलकर काम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाबा इन सब तकल्लुफ़ात से बेनियाज हैं। वो अभी तक इसी वहम में है कि लोग रहमत अली को ढूंढते हुए आएंगे और इन्हें अपने साथ काम करवाने ले जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई भी बाबा के काम पर बुरी तरह असरअंदाज हुई है। पहले लोग साल 2 साल बाद अपने मकान पर रंग रोगन करवा लिया करते थे, लेकिन अब 5-10 साल तक कोई नाम नहीं लेता। चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लोगों की कुव्वत खरीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। बामुश्किल तमाम घर का खर्च पूरा होता है और रंग करवाने की अयाशी कौन करे। यही वजह है कि बाबा दिन भर मसरूफ फुटपाथों पर बैठने के बाद शाम को मुंह लटकाए खाली हाथ घर आ जाते। इस सूरत हाल में भी अम्मी ने हिम्मत ना हारी और सिलाई की मशीन लेकर बैठ गई। मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हो चुकी थी, इसलिए मैंने किचन संभाल लिया ताकि अम्मी आसानी से अपना काम कर सके। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन घर के हालात इसकी इजाजत नहीं देते थे। लिहाजा मैंने सोचकर दिल को तसल्ली दी कि मौका मिला तो इंटर का इम्तिहान प्राइवेट दे दूंगी। इब्तिदा में तो अम्मी को कोई खास कामयाबी ना हुई और इक्का दुक्का औरतें ही इनके पास कपड़े सिलवाने के लिए आई, क्योंकि आजकल दर्जी से कपड़े सिलवाने का रिवाज बढ़ गया है और मामूली घरानों की लड़कियां भी टेलर को ही तरजीह देती हैं। हमारे मोहल्ले में ज्यादातर गरीब लोग रहते थे और इनकी अस्तात इतनी नहीं थी कि वो दर्जी से कपड़े सिलवा सके। लिहाजा बड़ी उम्र की खवातीन और इंतहाई गरीब लड़कियां अम्मी के पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगी। इस तरह हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो बाबा औंधे मुंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। मुझे देखा तो उठकर बैठ गए। इनका चेहरा भीगा हुआ था, शायद वो रो रहे थे। मैंने चाय की प्याली मेज पर रखी और इनके पास जाकर बैठ गई। इनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बाबा आप परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। कब आएगा वो वक़्त? वो झंझलाते हुए बोले, बहुत जल्द बाबा, बस आप हौसला करें, अपने ऊपर मायूसी तारी ना होने दें। ये मेरे बस में नहीं है। इन्होंने हाथ मलते हुए कहा, तुम जानती हो जब मैं शाम को घर खाली हाथ लौटता हूँ तो दिल चाहता है कि किसी बस के नीचे आ जाऊं या समंदर में छलांग लगा दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैंने इनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। नहीं बेटी, इस नकारा वजूद के साथ ये जिंदगी एक बोझ लगने लगी है। किसने कह दिया कि आपका वजूद नकारा है? मैंने इन्हें चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा, आप आज भी हजारों लाखों लोगों से बेहतर हैं। जिंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है। आज हमारे हालात खराब हैं तो कल बेहतर भी हो सकते हैं। तुम झूठी तसल्ली दे रही हो बेटी। मुझे तो बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इसमें थोड़ा सा कसूर आपका भी है। आप अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते। जान है तो जहान है।
سب سے پہلے تو آپ اپنا علاج کروائیے، صحت ٹھیک ہوگی تو کام بھی کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بھی زمانے کے ساتھ چلنا سیکھیے۔ نہ تجربہ کار اور اناڑی کاریگر آپ سے زیادہ کما رہے ہیں۔ فٹ پاتھوں اور چراہوں پر بیٹھنے کی بجائے کسی ٹھیکیدار کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر وہ کمیشن مانگتا ہے تو دے دیں بابا، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، شاید یہی کرنا پڑے گا۔ میں خوش ہو گئی، کم سے کم میری باتوں سے ان میں اتنی ہمت تو آئی۔ چنانچہ میں نے ایک قدم آگے بڑھنے کا سوچا اور ڈرتے ڈرتے بولی، بابا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں آپ سے؟ کہو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ بات یہ ہے کہ میرے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، سارا دن فارغ رہتی ہوں، بہت بوریت ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں کوئی جاب کر لوں۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے انہیں میری بات سے شدید دکھ پہنچا ہو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ ابھی میں زندہ ہوں بیٹا، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تمہاری پڑھائی باقی ہے، کالج میں داخلہ لینے کی تیاری کرو۔ بابا کیا ملے گا آگے بڑھ کر؟ میں چاہے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، ماسٹرز بھی کر لوں، شادی کے بعد تو گھر ہی چلانا ہے، پھر میں اپنا وقت اور آپ کا پیسہ کیوں ضائع کروں؟ ویسے بھی ہمارے حالات ایسے نہیں کہ کالج کی پڑھائی کا خرچ برداشت کر سکیں۔ یہ سوچنا میرا کام ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولے۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بابا آپ جذباتی نہ ہوں، یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، اب سب کچھ سمجھتی ہوں۔ اولاد ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے۔ آپ نے ساری عمر ہمارے لیے کام کیا، اب ہماری باری ہے، آپ مجھے کام کرنے سے نہ روکیے۔